हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया इन एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है। चैप्टर 8 में आज आपके साथ कवर करूँगी। आज आपको कवर करवाऊँगी जिसमें टॉपिक्स दे रखे हैं आख्यान के बारे में और कहानी के बारे में, और इसमें मीडिया के कुछ रूप हैं उसके बारे में हमें जानना है कि मीडिया के जो इतिहास रहा था उसके बिहाफ पर मीडिया के क्या क्या रूप उभर के आए हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ऐतिहासिक धारावाहिक के उदाहरण को बताइए और उसमें आख्यान और कहानी की समझ को व्यक्त कीजिए। ऐसी कोई मैटर था, क्वेश्चन था। मैं आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगी क्या था। तो पहले हम चैप्टर कवर करते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें आख्यान और कहानी के बारे में बताया हुआ है कि आख्यान और कहानी एक्चुअल में होती क्या है। अब कहानी क्या होती है? कहानी होती है एक तरीके से जो हम प्रस्तुत करते हैं किसी के थ्रू, हम कोई स्टोरी बना रहे होते हैं। एक तरीके से हम देखें तो मूवीज़ वगैरह में जो बनते हैं तो मूवीज़ में कहानी होती है, एक तरीके से पूरी स्टोरी होती है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से एंडिंग हुई है, वो पूरी स्टोरी उसमें बताई गई होती है। तो आख्यान भी एक तरीके से वही होता है कि पिछली पुरानी बातों से जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, तो उसको अवगत करवाते हैं दुनिया से, तो आख्यान उसे कहा जाता है। तो आख्यान और कहानी जो होता है उसका एक प्रयोग जो होता है वो आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। कहानी का प्रयोग अभिनेता द्वारा किया जाता है और आख्यान का प्रयोग किया जाता है शोधकर्ता द्वारा, जो रिसर्चर्स होते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं, उसके थ्रू आख्यान वगैरह देखते हैं कि क्या प्रीवियस में क्या घटना घटी थी जिसके बिहाफ पे वो दुनिया को उस चीज़ से अवगत कराते हैं। तो आख्यान वही होता है। और अभिनेता क्या होते हैं? कहानी का प्रयोग करते हैं। अभिनेता क्यों? जो हीरो हीरोइंस होती हैं वो एक स्टोरी के रूप में काम करती हैं, वहाँ पर एक पात्र होते हैं ये जो मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं। और कहानी संसार की व्याख्या एवं उसमें अनुभव करवाती है, जबकि कथा जानने एवं संवाद कराने का तरीका है। अब जो कहानी है वो संसार की व्याख्या करवाती है और उसके अनुभव करवाती है, उसमें कि क्या एक्सपीरियंस रहा, पूरी स्टोरी बताई जाती है। अब स्टोरी कैसे है कि हम कोई भी ट्रैवल कहीं हम कर रहे होते हैं तो हम उसकी पूरी घटना बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई है। तो एक तरीके से वो संसार की व्याख्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड की व्याख्या की जाती है और उसमें हमारा एक्सपीरियंस करवाती है हमें उस चीज़ से। लेकिन जो कथा होती है, कथा बोलें या फिर आख्यान बोलें, तो वो दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। तो जबकि जो कथा है हम किसी चीज़ को जानने के लिए और संवाद करने का एक तरीका भी है कि उसके ऊपर हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकाल के आ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ था। अब आता है आख्यान। एक्चुअल में आख्यान जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि नाटक में किसी पात्र का पिछली या पुरानी घटनाओं से लोगों को अवगत कराना। अब कोई भी नाटक है, कोई भी, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो मूवी हो, तो उसमें किसी भी पात्र का जो पिछली या पुरानी घटनाएं वगैरह घटी होती हैं उनके साथ, तो वो उन लोगों को अवगत करवाना लोगों को, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं उनकी घटनाओं पर कहीं ना कहीं आधारित होती है। इनसे रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट होता है इनके लाइफ में जिसके बिहाफ पर मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, सीरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऐतिहासिक धारावाहिकों के हिसाब से भी देखा जाए या सीरियल वगैरह भी ऐसे बनाए जाते हैं, घर गृहिणी को लेकर भी बनाया जाता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, तो आख्यान वो कहा जाता है। एक आख्यान अस्थायी और आकस्मिक तरीके से जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला का लाक्षणिक प्रतिनिधित्व है। अब ये जो आख्यान है वो अस्थायी रूप से भी है और आकस्मिक तरीके से भी है। जो घटनाएं घटी होती है कि मतलब कोई एग्जैक्टली उसमें कोई ये नहीं होता कि हमें पता होता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। ऐसी घटनाएं अस्थायी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें पता लगता है कहीं से, आख्यान होती है। तो एक उसके रूप में एक श्रृंखला का एक लाक्षणिक प्रतिनिधित्व करती है ये। और इस प्रकार व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए जो हमारी मूवीज़ वगैरह बनती हैं, फिल्में, नाटक हो गई, कोई नाटक हो गया, सीरियल हो गया, कोई कॉमिक स्ट्रिप्स हो गई, उपन्यास वगैरह पढ़े जाते हैं, ये सब देखा जाए तो आख्यान में ही इन्वॉल्व होते हैं। आख्यान को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, सामाजिक संपर्क के रूप में भी और साथ ही एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। जो आख्यान है एक सामाजिक उत्पाद के रूप में भी कि समाज से उभरा है। दूसरी चीज़ सामाजिक संपर्क के रूप में भी इसे देख सकते हैं कि समाज से हमारा संपर्क करवाता है आख्यान। जो हमारी पुरानी घटनाएं घटी होती हैं हम दूसरों तक वो बात पहुंचाते हैं, तो वो उससे ये होता है कि सामाजिक संपर्क बनता है हमारा दूसरों तक बात पहुंचाने के लिए। और साथ ही एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में भी देखा जाता है। व्याख्यात्मक उपकरण क्या होता है कि हम उस चीज़ की एक्चुअल में जो घटना हुई है, जो पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उसको हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या करते हैं मतलब कि उसको पूरी तरीके से डिटेल में उस चीज़ को बताते हैं। तो एक तरीके से जो है आख्यान वो व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में भी इसे देखा जाता है।
और एक ऐसा सामाजिक उत्पाद है जो विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में लोगों द्वारा निर्मित होता है। अब ये जो सामाजिक उत्पाद है, ये जो आख्यान है, एक तरीके से सामाजिक उत्पाद है, समाज द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में लोगों को द्वारा निर्मित होता है। और लोग जो होते हैं वो स्वयं को और अपने संसार को आख्यानों के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं। अब ये आख्यान क्या होते हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह होती है, किसी चीज़ पर डिपेंड होती है। पहले के टाइम पे मूवीज़ किसके ऊपर बनाई जाती थी, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित। उसमें समाज में एक्चुअल में चल क्या रहा है उसके बारे में उसमें बताया जाता है, कि रियलिटी बताई जाती है सामाजिक रूप से, हमारी संस्कृति के बारे में उसमें बताई जाती है, मूवीज़ वगैरह जो बनाई जाती है। अब भारत में जो रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं उसके ऊपर सीरियल भी बहुत बनते हैं और दुनिया देखती भी है, ज़्यादातर लेडीज़ देखती है इस चीज़ को, देखा जाए तो सीरियल वगैरह जो इनका बनाने का मोटिव क्या होता है कि वो लोगों को अवगत कराएं इस चीज़ से, उस चीज़ के बारे में उसको बताएं, और जिससे ये व्याख्यात्मक उपकरण भी बन जाता है कि ये व्याख्या करता है एक्चुअल में क्या इंसिडेंट, क्या घटना घटी थी। अब आख्यान की चर्चा करते हुए अगर हम देखें तो इसके विश्लेषण के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आख्यान जो है वो विश्लेषण क्रमिक रूप से बताई गई कहानी का गहनता से विश्लेषण है। आख्यान विश्लेषण उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें लोग संसार की व्याख्या करने के लिए कहानियाँ बनाते हैं, और इसका सबसे अच्छा प्रयोग नीतिपरक, नैतिक और सांस्कृतिक अस्पष्टताओं की खोज के लिए किया जाता है। अब देखो, ये जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, ये आख्यान जो होते हैं लोग संसार की व्याख्या करने के लिए कहानियाँ बनाते हैं। अब एक स्टोरी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं कि संसार में आखिर चल क्या रहा है। अब सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी हो, राष्ट्रीय जो देश प्रेम से रिलेटेड मूवीज़ भी होती हैं बहुत सारी, और स्वतंत्रता से, आज़ादी से पहले कैसी मूवीज़ बनाई जाती थी वो सब बनाई जाती है। वो ये होता है कि लोगों को अवगत कराया जाता है इन सब चीज़ों से। तो वो क्या करते हैं कि इसका सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है नीतिपरक और नैतिक और सांस्कृतिक अस्पष्टताएं जो होती है, कि सही प्रकार से वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि एक्चुअल में चल हो क्या रहा है। सांस्कृतिक अस्पष्टता जो होती है, अब संस्कृति को जिसको फॉलो करते हैं हम, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन संस्कृति को फिल्मों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिल्मों के ज़रिए हो गया, या कॉमिक स्ट्रिप्स हो गई। कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ना मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसके तहत वो ये जानते हैं कि कुछ फ़नी भी होते हैं, कुछ एक किसी से कनेक्टेड भी होते हैं, कुछ हीरो हीरोइन से कनेक्टेड होते हैं, कुछ समाज से कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं बच्चे। तो इसका जो है अस्पष्टता की खोज के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका, कि क्या उसमें गलती की है या फिर क्या उसको समझ में नहीं आ रही। अगर कोई संस्कृति के बारे में या नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं समझ पाता तो उसकी खोज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो मीडिया के उद्भव के इतिहास को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो मीडिया के कुछ रूप हैं। मीडिया के रूप में आता है ऐतिहासिक धारावाहिक। अब धारावाहिक क्या होते हैं, सीरियल्स वगैरह जो होते हैं ऐतिहासिक रूप से, कि ऐतिहासिक धारावाहिक में होता है कि टेलीविज़न के इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये सब एक मुक्त उपग्रह राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन से प्रारंभ हुआ था, और ये भारत में टीवी देखने की संस्कृति के उद्भव के लिए एक मील का भी पत्थर रहा था। अब देखो, धारावाहिक होते हैं जो टेलीविज़न पर मूवीज़ वगैरह जो सीरियल दिखाएं या फिर कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करवाया जाता है चैनल। धारावाहिक होते हैं एक तरीके से चैनल के रूप में से देखते हैं। तो भारत में जो टेलीविज़न का इतिहास को अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि मुक्त उपग्रह राष्ट्रीय चैनल था, नेशनल चैनल पहले के टाइम पे, वहाँ पे दूरदर्शन से प्रारंभ हुआ था। ये राष्ट्रीय चैनल था दूरदर्शन, नेशनल चैनल, जिस पर लोग बहुत सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें देखते थे, बहुत सारी नए नए सीरियल्स वगैरह देखते थे, मूवीज़ देखते थे पहले के टाइम पे। और ये भारत में टीवी देखने की संस्कृति के उद्भव के लिए एक मील का पत्थर भी देखा गया है इसे। और 1980 के दशक के दौरान दूरदर्शन पर हम लोग करमचंद, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत, भारत एक खोज आदि जैसी टीवी श्रृंखलाओं का युग आया था। अब टीवी श्रृंखलाएँ जो होती हैं, टीवी श्रृंखलाएँ होती हैं जो अलग अलग चैनल से हो जाते हैं। अब चैनल पे ये सब सीरियल वगैरह दिखाते हैं। अब आपके टाइम पे ZTV, कलर्स चैनल, बहुत मैक्स चैनल जो होता है, वो सारे चैनल होते हैं अलग अलग। उसमें कुछ मूवीज़ दिखाई जाती हैं, कुछ ऐसे चैनल बनाए जाते हैं पर्टिकुलर जिसमें कार्टून्स दिखाए जाते हैं आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे ये सारे चैनल हुआ करते थे, मतलब कि इस पर अलग अलग चैनलों पर, मतलब अलग अलग टाइम पर इनको दिखाया जाता था। रामायण, महाभारत एक पर्टिकुलर टाइम पर।
अब दूरदर्शन की अधिकांश टीवी श्रृंखलाएं जो होती थी वो साहित्यिक रूपांतरण थी। साहित्यिक रूपांतरण मतलब कि साहित्य से इसका कनेक्शन था। साहित्य होते एक तरीके से जो हमारे पुराण का काम होता था, एक तरीके से जो महाभारत वगैरह जो भी होते थे, इसमें महाभारत हो गया, रामायण वगैरह, वो सब ये एक तरीके से साहित्यिक से कनेक्शन है इसका। तो उदाहरण के लिए देखा जाए तो रामायण जो है कवि तुलसीदास के संस्कृत महाकाव्य रामचरितमानस पर आधारित थी। जो रामायण थी वो कवि तुलसीदास की संस्कृत महाकाव्य पर आधारित थी। ये था इसका रूपांतरण था। रूपांतरण होता है एक तरीके से जो हमारा जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार नाम की कहानी को व्यक्त किया गया था। और रामायण प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक भी है जो रामायण है, और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है रामायण जिसे बोलते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत। अब महाभारत के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, रामायण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य महाभारत का रूपांतरण है। तो और ये उन सभी व्यवहारिक परिस्थितियों और दुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनुभव करता है। अब महाभारत में ये जो है यही स्टोरी दे रखी है, इसमें ऐसी परिस्थिति, ऐसी दुविधाएं वगैरह है, उसकी जानकारी प्रदान करता है महाभारत। अब महाभारत में कुछ ऐसे जो मतलब इसके पात्र होते हैं एक तरीके से, जो उसको डायलॉग्स के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाई जाती है, जिसके थ्रू इनके चैनल्स वगैरह एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं और महाभारत लोग देखते थे उस टाइम पर। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो अनुभव करता है उसकी जानकारी प्रदान किया जाता था। अब एक भारत एक खोज भी है जो जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक रूपांतरण था। इसका ट्रांसलेट था जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था इसे, भारत एक खोज, जिसमें भारत के इतिहास के बारे में और उसकी स्वतंत्रता की भी बात की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है नेहरू द्वारा लिखी गई थी 1944 में, जब वो थे अहमदनगर किले में कैद किया गया था उन्हें, और ये नेहरू द्वारा अपने दृष्टिकोण से भारत के ऐतिहासिक अतीत को समझने का प्रयास किया था। ऐतिहासिक अतीत होता है जो हमारा इतिहास रहा था, तो उसको समझने में ये एक समझने का एक प्रयास था कि उस टाइम पे स्वतंत्र तो नहीं हुआ था भारत, तो उसको समझने के लिए कि किस तरीके से भारत पर शासन किया अंग्रेज़ों ने, तो वो सब उसमें बताया गया था। और R.K. लक्ष्मण के कार्टूनों पर आधारित वांगले की दुनिया हो गई ने दुनिया में आम आदमी के सामने आने वाले संघर्ष एवं विकास के मुद्दों को भी संबोधित किया था। सोमदेव द्वारा रचित बेताल 25 के नाट्य रूपांतरण विक्रम बेताल के बारे में भी आप लोगों ने शायद आपने पढ़ा होगा कि पहले के टाइम पे विक्रम बेताल एक चैनल था, उस पर मतलब एक चैनल पे ही जो राष्ट्रीय चैनल है उस पर ही ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। विक्रम बेताल हो गया नेशनल टीवी चैनल जो था, उसमें नैतिकता और न्याय के मुद्दों को संबोधित किया गया था। और 1984 से लेकर 1990 तक के देखा जाए तो इस अवधि के दौरान दूरदर्शन पर रूपांतरित नाटकों के अतिरिक्त भारत में शहरी मध्यम वर्ग समाज के जीवन के अन्य पहलुओं के प्रति झुकाव को संबोधित किया गया था। अब इसमें जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन क्या होता है, टीवी जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ नाटक वगैरह होते थे। नाटक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हो गए, मूवीज़ वगैरह बनाई जाती थी जिसमें शहरी मध्यम वर्ग समाज के जीवन के बारे में और उसके सभी पहलुओं के बारे में उसमें बताया जाता था। और ये धारावाहिक क्या होता है, धारावाहिक होते हैं एक तरीके से चैनल जो होते हैं, मुख्यतः भारतीयों के जीवन, उनके सामूहिक विचार एवं कल्पना से संबंधित थे। इसके अलावा क्योंकि दूरदर्शन जो है उसका भारतीय टीवी प्रसारणों पर एकाधिकार था, टीवी शो ने न केवल जनता को शिक्षित किया था बल्कि इसने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और इतिहास को भी इस प्रकार सामने दर्शाया जिससे लोगों का मस्तिष्क समृद्ध हो सके और कहानी एवं आख्यानों के माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर किया जा सके। जो भारतीयों के जीवन पर उनकी जो सामूहिक विचार हैं और कल्पना है उससे संबंधित भी धारावाहिक ये रहे थे, चैनल्स जो थे। तो इसके अलावा दूरदर्शन का भारतीय टीवी प्रसारणों पर भी एकाधिकार था। भारतीय टीवी प्रसारण जो होते थे और उस पर टीवी शो ने न केवल जनता को शिक्षित किया, कुछ ऐसे टीवी शोज़ होते थे जिसके तहत लोगों को, बल्कि इसने भारतीय परंपराओं को भी इस प्रकार सामने दर्शाया था कि जिसमें लोगों का मस्तिष्क जो है वो समृद्ध भी हो सके और आख्यान और जो कहानी है उसके माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर किया जा सके और वो कदम उठा सके, अच्छी मतलब अपनी लाइफस्टाइल अच्छी जी सके। और विज्ञापन नेक्स्ट आता है। अब ये मीडिया का एक और रूप है विज्ञापन। आप लोगों ने विज्ञापन के बारे में पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर में विज्ञापन से रिलेटेड टॉपिक भी आया हुआ है।
एडवर्टोरियल जैसे बोलते हैं, एडवर्टोरियल बोलो, एडवर्टाइजमेंट बोलो। एडवर्टोरियल होता है एक तरीके से जो हमें जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें वीडियो के ज़रिए हमें एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि हमें ऐड दे दिया जाता है। प्रिंट मीडिया में क्या आता है, जैसे अखबार हो गया, अखबार जो बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, उसमें एड्स क्या होते हैं, तो एड्स वो प्रिंट होके आते हैं। लेकिन एडवर्टोरियल होता है एक तरीके से उसका ट्यूटोरियल दिया जाता है, उसमें वीडियो दिखाई जाती है पूरा ऐड, जैसे कि आप लोग जब भी कोई भी वीडियो ओपन करते हैं उसमें एड्स शो होता है, तो वो एडवर्टोरियल कहलाता है। तो ये एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ में। अब ये काफ़ी लोग पढ़ना पसंद नहीं करते कि ऐड क्या दे रखा है, उसमें पढ़ना पसंद नहीं करते काफ़ी लोग, लेकिन ऐड की वीडियोस वगैरह अगर कोई आती है तो उसमें फोकस बहुत रहता है बच्चों का। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इसमें बताई गई थी। अब जो है विज्ञापन किसी भी स्थापित मास मीडिया जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के माध्यम से सामाजिक और वाणिज्यिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है। मास मीडिया ये, अब मास मीडिया में प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के माध्यम से क्या करता है, सामाजिक और वाणिज्यिक संचार का एक शक्तिशाली रूप भी है। वैज्ञानिकों को उनके द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार व्यापक श्रेणियों में बांट सकते हैं। कैसे, विज्ञापनों के हिसाब से देखा जाए तो अब विज्ञापन जो संदेश देते हैं उनके अनुसार कुछ श्रेणियां हैं जिनके तहत हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला है वर्गीकृत विज्ञापन, जो ये संदेश देते हैं कि आप जो चाहते हैं उनके लिए संपर्क करें। इट मीन्स कि हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, हाँ, सोचते हैं कि कोई ऐसा ऐड मिल जाए जिसकी जो हमारी परेशानी है उसको दूर करे। दूसरा है उत्पाद विज्ञापन, जिनका उद्देश्य वस्तुओं और उत्पादों को प्रस्तुत करना और उनकी बिक्री को बढ़ावा देना। इट मीन्स ऐसे विज्ञापन होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि वस्तुओं और उत्पादों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुएं ऐसी उनके एड्स वगैरह डालते हैं, अखबारों के ज़रिए हो गया, मैगजीन्स हो गई, वीडियो जो होती है वो टीवी पे भी एड्स वगैरह दिखाते हैं। अब न्यूज़ वगैरह हम कंटिन्यूसली देखते हैं, उसमें भी ऐड शो होता है। कोई सीरियल देखे उसमें भी ऐड शो होता है, कोई मूवी देखे उसमें भी ऐड शो होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, मूवी देख देख के, सीरियल देख देख के। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को भी वो प्रस्तुत करते हैं ताकि उनकी जो बिक्री है उसको बढ़ावा मिल सके। तीसरी है संस्थागत विज्ञापन, कंपनी या फर्म की छवि का निर्माण करने के लिए दिए जाते हैं। संस्थागत विज्ञापन होते हैं एक तरीके से किसी कंपनी की वैकेंसीज़ वगैरह होती है, कोई ऐसा फॉर्म निकला होता है जिसके तहत हम एग्ज़ाम्स देने के लिए जो है उस फॉर्म्स को फिल कर सकें। कुछ ऐसी कंपनीज़ में वैकेंसीज़ निकली होती है जिसके तहत वो हायर कर रही होती है कंपनीज़, जिस पे हम अप्लाई कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें दी जाती है। चौथा है गैर वाणिज्यिक विज्ञापन, जिसमें सरकारी निकाय, धर्मार्थ संस्थानों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जनता को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए दिए जाते हैं। कुछ ऐसे एड्स वगैरह होते हैं कि किसी धर्म से रिलेटेड हो गया, कुछ ऐसी संस्थाएं वगैरह होती है लोगों को, जनता को सूचित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, अलर्ट करने के लिए हर चीज़ से वो उसका विज्ञापन दिया जाता है। अब सामाजिक दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि विज्ञापन लोगों की मानसिकता को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समाज के बड़े हिस्से की भूमिका और संरचना को दर्शाते हैं। कि अगर ये सामाजिक दृष्टिकोण से विज्ञापनों को देखें तो लोगों की जो मेंटालिटी है उसको प्रभावित करता है कि वो, क्योंकि ऐसे एड्स वगैरह होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस चीज़ को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह वो लोग शो करते हैं जिसकी तरफ ज़्यादातर लेडीज़ देखा जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्ट होती है उससे। तो ये लगातार संरचना को मजबूत करने के लिए और प्रचलित मिथकों और रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ बहस करने में भी मदद कर सकते हैं। जो मिथक होते हैं एक तरीके से जो गलतफहमी होती है, जो मिथ होता है हमारा, गलतफहमी हो गई या फिर कुछ जो गलत हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ बहस करने के लिए भी ये मदद करता है हमें, जिससे लोगों पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देखा जाए तो विज्ञापन लोगों की मानसिकता पर आजीवन प्रभाव छोड़ते हैं कि ये चीज़ों को देखने के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। ये एड्स ही इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी जो मेंटालिटी है, इनके जो दृष्टिकोण है, इनकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव आ जाता है। और पुराने समय में देखा जाए तो मानवीय शरीर को
बनाए रखने में संस्कृति की अहम भूमिका रहती है। संस्कृति को देखा जाए तो संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हेतु विज्ञापन की अहम भूमिका रही है। उस समय समाजों में क्या होता था कि संस्कृति के हस्तांतरण और उनके अन्य लोगों को अपनी संस्कृति से अवगत कराने हेतु अनेक त्यौहार, लोक कथाएँ, लोक नृत्य और नाटकों के माध्यम से सहारा लिया जाता था, जो विज्ञापन का ही एक अंग है। अब देखो, अब संस्कृति क्या है? संस्कृति जो होती है, अगर देश की संस्कृति देखी जाए तो ये संस्कृति एक जगह से दूसरी जो स्टेट्स वगैरह हैं उसमें इन संस्कृति से अवगत करवाया जाता है, जिसकी वजह से लोक कथाएँ वगैरह, लोक नाटक, लोक नृत्य वगैरह, इसके एड्स वगैरह डाले जाते हैं और उनकी क्लासेस वगैरह दे दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि ये क्लासेस वगैरह के लिए आप यहाँ से कांटेक्ट करें, ये अगर इसके बारे में ये साल से क्लासेस वगैरह लेते हैं, डांस क्लासेस लेते हैं, तो उनके एड्स वगैरह बना दिए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है जिसके तहत ये लोग अपनी जो है मार्केटिंग कराने के लिए एड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब आता है कुछ लोकप्रिय विज्ञापन है, ऐड जो होते हैं, आपने कभी सुना होगा इसके बारे में, कुछ एड्स के बारे में, जिसमें वॉशिंग पाउडर निरमा, ये पहले के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। इसके एड्स देखा जाए तो मिनट में इसके एड्स हर जगह मिलते थे। अब इसके पोस्टर्स वगैरह भी छापे जाते थे, कुछ न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा देखा जाए। इसके ट्यूटोरियल होते थे बहुत सारा, जो एडवर्टोरियल जिसे बोलते हैं, जो वीडियोस वगैरह के बीच में उन वॉशिंग पाउडर निरमा के बारे में दिखाते थे। और दूसरी चीज़ है MDH मसाला। MDH मसाला पहले के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन रहा था मसालों की कैटेगरी में देखा जाए तो। MDH मसाला जो है वो आज भी फेमस है। ये हर जगह अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी पूछोगे जाके किराने की दुकान पे तो MDH जो मसाला है वो मिलेगा। तीसरा है संतूर साबुन। संतूर साबुन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत फेमस था पहले के टाइम पे। इसमें ऐसे शो होता था कि कितनी खुशबू आ रही है इसके अंदर और कितने कितना चमक आ जाएगी चेहरे पे, ये सब चीज़ें एड्स वगैरह दिए गए थे। अब भारतीय लोगों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, रूढ़ियों और इच्छाओं को मजबूत करने के लिए और बढ़ाने में जो विज्ञापन है वो महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा रहा है। जो लोगों की भूमिकाएं हैं किसी चीज़ में, उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे अवगत कराने के लिए, उनकी जो इंटरेस्ट रहा है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए ये विज्ञापन जो है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है टॉपिक, सामाजिक फिल्में। क्या है इसमें कि सामाजिक सिनेमा की शुरुआत के बाद से ही फिल्मों को भारतीय विमर्श दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहा है। फिल्मों में दर्शाया गया विमर्श एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है जो भावनाओं को उजागर करता है। अब मूवीज़ वगैरह जो बनाई जाती है खास करके सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो होती है, अब सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, ये होता है कि एक्चुअल में जो समाज की रियलिटी बताते हैं, जो सोसाइटी है उसकी रियलिटी हमें बताई जाती है। इसके तहत ये कहा जाता है फिल्मों में ऐसी चीज़ें दर्शाई जाती है जो एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है, जो हमारी जो भावनाएँ हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको उजागर करता है। और भारतीय सिनेमा में देखा जाए तो सामाजिक फिल्मों की बात करें तो वह है मदर इंडिया, जिसमें ये लगभग सभी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में पाई जाने वाली एक फिल्म है। मदर इंडिया को भारतीय सिनेमा महिलाओं का वर्णन करने वाले एक रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो अपनी गरिमा, अपने परिवार और पूरे समुदाय के लिए एक माँ और बेटी के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखने का साहस दिखा सकती है और अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकती है। अगर आप मदर इंडिया देखना चाहें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ये यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो मदर इंडिया इसमें ये दिखा रखा है कि अपने बच्चों को पालने के लिए वो किस तरह से खेती करती है। इसमें पूरी चीज़ें बताई गई है कि माँ और बेटी की भूमिका कैसे उसने निभाई है, बेटी और माँ की भूमिका, क्योंकि इसके 2 बच्चे होते हैं, उसको पालने के लिए खेती करना, हल चलाना अपने बच्चों के साथ। और यहाँ तक कि इसमें एक गाना भी है कि ज़िंदगी है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। तो ये गाना भी था इसमें। अगर आप इसे वीडियो को देखेंगे, इस मूवी को, तो आपको पता लगेगा कि ये किसके ऊपर डिपेंड है। एक माँ और बेटी की भूमिका इसने निभाई है किस तरह से, जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर दिया था। और ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म दर्शाती है कि वास्तविक भारत एक ऐसे गांव में रहता है जहां देश के लोगों के जीवन को बनाए रखने पर केंद्रित है, कि वो देश के लोगों का जीवन बनाने के लिए उस पर केंद्रित है। ऐसा गाँव माना गया है जो हमारा राष्ट्र है। इस फिल्म में एक जीवन का सबक मिलता है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जीवन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना होगा। और उसने भारत के लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन को भी प्रभावित किया है। यहाँ तक कि जो महिलाएं की जीवन है उनको एनकरेज करने पर मदद करी है कि इंसान, जो लेडीज़ वगैरह इतना परेशान रहती है अपने काम को लेकर, तो इसको बहुत ज़्यादा
प्रोत्साहन किया है, इसने मोटिवेट किया है इस मूवी ने कि कैसे भी परिस्थिति हो उसको मिलकर सामना करें और घबराए ना। किसी भी जो भी परेशानी है, जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई है, बिना किसी शिकायत के उसको स्वीकार करें। और ये जो उल्लेख किया गया है कि भारतीय सामाजिक फिल्में सामाजिक व्यक्तिगत संबंधों, महाकाव्य और पारंपरिक आख्यानों और पात्रों के साथ कहानियों को भी दर्शाती है। भारतीय सिनेमा ने प्रारंभ से चली आ रही विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक रूप हैं और इसकी विरासत की शैलियाँ हैं, सौंदर्य शास्त्र और लक्षणीयता से प्रेरणा भी ली है। और ये कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक धारावाहिकों, फिल्मों, विज्ञापनों सहित भारतीय मीडिया अपने विमर्श के लंबे इतिहास में एक विशाल एवं मूल आख्यान को बनाए रखने में सक्षम भी रहा है। अब भारतीय सिनेमा जो है उसमें प्रारंभ से ही चली आ रही बहुत सारी सांस्कृतिक रूप उसमें आए हैं, संस्कृति को दर्शाया गया है। इसकी विरासत की जो शैलियाँ हैं और सौंदर्य शास्त्र हैं, सौंदर्य शास्त्र होता है एक तरीके से सौंदर्य जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा नेचर है, हमारे देश का, हमारा कल्चर हमारा जो है देश का, तो उससे हमें प्रेरणा मिली है। और ये कहा जा सकता है कि जो ऐतिहासिक धारावाहिक है, ऐतिहासिक धारावाहिक जैसे कि पुराने के टाइम पे जो ऐतिहासिक मतलब कि पहले के टाइम पे जो मूवीज़, सीरियल्स वगैरह बनाई जाती थी, फिल्म बनाई जाती थी और विज्ञापन जो थे, एड्स वगैरह, उसने भारतीय मीडिया जो है उसमें अपने विमर्श के लंबे इतिहास में एक विशाल और मूल आख्यान को बनाए रखा है। तो ये पूरा टॉपिक था। इसमें 3 टॉपिक्स दे रखे थे इसमें, जिसमें मैंने आपको कवर कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया ऐतिहासिक धारावाहिक, एडवर्टोरियल के बारे में और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जो मूवीज़ वगैरह बनाई। तो ये पूरा होता है चैप्टर कवर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।